हेलो डियर स्टूडेंट, ऑल्टरनेटिंग करंट की एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वो करंट जो हमारा विद द टाइम चेंज होता रहता है, उस तरह के करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। किस तरह से कि एक बार ये हमारा मैक्सिमम होता है, मिनिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके डिफरेंट करंट्स के बारे में डिस्कस किया था, इंस्टेंट करंट, एवरेज करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। जहाँ पे हमने क्या बताया था, रूट मीन स्क्वायर करंट एवरेज करंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फुल साइकिल के अंदर हमारा एवरेज करंट जीरो हो जाता है, जबकि रूट मीन स्क्वायर करंट जीरो नहीं होता है। तो उसकी हेल्प से हम जो सर्किट के अंदर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट एसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, यानी जब एवरेज करंट के हमारे अलग अलग सर्किट्स होते हैं तो किस तरह से उनमें करंट प्रोड्यूस होता है, किस तरह से उनके अंदर रेजिस्टेंस आता है, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो हमारे मेनली जो एसी सर्किट्स को होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट तो हमारा हो सकता है ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जब हमारे सर्किट में हमारे एसी करंट के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एसी सर्किट ओनली विद रेजिस्टेंस। नंबर टू हमारा हो सकता है ओनली कैपेसिटर, होता है हमारा ओनली इंडक्टर का, जब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो हमारे सर्किट के अंदर। नंबर फोर हमारा हो सकता है सीआर सर्किट। ठीक है, नंबर फाइव हो सकता है एलआर सर्किट, और एक सर्किट होता है हमारा नंबर सिक्स एलसीआर सर्किट। तो हम इन सर्किट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपके साथ इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगी। तो नंबर फर्स्ट है हमारा कौन सा सर्किट? ओनली रेजिस्टेंस, यानी जब सर्किट के अंदर सिर्फ हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट होता है एक सीरीज में, तो उस तरह के सर्किट को हम एसी सर्किट ओनली विद रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसमें किस तरह से करंट चेंज होता है आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। Let us consider we have a circuit, AC circuit containing a resistor of resistance R। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए रेजिस्टर का काम क्या होता है? रेजिस्टर का काम क्या होता है? करंट का ऑपोज करना, जिसकी वजह से वो क्या करता है? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस होती है यानी सर्किट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से कैपेसिटर का क्या काम होता है? एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना। ठीक है, इंडक्टर का काम क्या होता है हमारा? इंडक्टर का काम होता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करना, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करना, ऑपोजिट ईएमएफ जनरेट करना। ठीक है, हमने माना हमारे पास कोई सर्किट है, तो हम पहले फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने माना हमारे पास कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस आर है और जिसकी बैटरी, जिससे हमें एसी करंट मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, सोर्स है, उसका या तो आप वोल्टेज लिख सकते हैं या फिर आप ईएमएफ। वोल्टेज भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, या फिर हम इसका ईएमएफ भी लिख सकते हैं। दोनों ही लिख सकते हैं क्योंकि ईएमएफ भी क्या होता है? एक तरह से वोल्टेज ही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका ईएमएफ ले रहे हैं, तो ईएमएफ कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सपोज इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है इनिशियली। लेट अस कंसीडर वी हैव अ सर्किट which containing alternating current source and the resistor in series. The resistance of resistor is R and the EMF of battery is epsilon is equals to epsilon naught sin omega t। तो यहाँ पे epsilon कितना है? epsilon naught sin omega t। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का? वोल्टेज कितनी होती है? V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल्स टू V कितना है यहाँ पे? epsilon naught। V हमारा epsilon है, epsilon अपॉन आर हो जाता है। ठीक है, तो करंट कितना होगा यहाँ पे? करंट I इज इक्वल्स टू कितना? एप्सिलॉन अपॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन आर। ठीक है, साइन ओमे एप्सिलॉन अपॉन आर। तो यहाँ से हमारी I की वैल्यू कितनी आ जाती है? एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ओके, तो एप्सिलॉन अपॉन आर हमारी क्या हो सकती है? पीक करंट। V अपॉन आर कितना होता है? I होता है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा? हमारा पीक करंट, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? पीक वो ईएमएफ है। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन I नॉट कितना है?
एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पीक करंट, यानी इसमें पीक करंट कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। नंबर 2 हम सेकंड सर्किट पढ़ते हैं ओनली कैपेसिटर के साथ, ठीक है। नंबर 2, तो हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, तो हम मानते हैं लेट अस कंसीडर वी हैव अ सर्किट इन विच a AC सोर्स इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इन सीरीज, यानी कि इस तरह से हमारा एक कैपेसिटर एक AC सर्किट के साथ कनेक्टेड है, AC सोर्स के साथ, ठीक है। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इसका EMF है। बैटरी का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, हमारे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C है, ठीक है। अब देखो इस क्या होता है, कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, हमारी एनर्जी को स्टोर करना। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा, यहाँ में क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो सबसे पहले क्यों कैपेसिटर है तो वहां पे चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, क्योंकि I कितना होता है, I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना, चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू करंट, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। नाउ अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C होता है वो कितना होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्योंकि हम V की जगह एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं EMF, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो यानी कि एप्सिलॉन जो होगा वो होगा क्यू अपॉन C के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन C। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन C, ठीक है, क्यू अपॉन C। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ओमेगा कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन एन थीटा डी थीटा जो होता है वो होता है एन कॉस एन थीटा, यही वैल्यू होती है ना। तो ये क्या हो गया, कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी कितना है, आई, सो आई इज इक्वल्स टू C एप्सिलॉन नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C कोस ओमेगा टी, ठीक है। बट इक्वेशन क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन की फॉर्म में होती है। तो हम इस इक्वेशन को साइन की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, सपोज 1 अपॉन ओमेगा C जो है वो हमारा XC है, क्या है, 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल्स टू XC मान लेंगे इसको। तो I कितना आ गया हमारा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट अपॉन XC, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा के इक्वल, तो पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी हमारा आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। XC क्या है हमारा, इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस एक तरह का क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। और अगर हमारा कैपेसिटर है तो उसके लिए हम इम्पीडेंस यूज करते हैं, इम्पीडेंस जो हमारे करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो इसको हम XC भी बोल सकते हैं। तो आई यहाँ से ये किस क्या हो गया, आई नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, ओमेगा एप्सिलॉन नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C यानी XC, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज समझ आती है, ये जो इक्वेशन थी आई की, आई नॉट साइन ओमेगा टी रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। अब इस 90 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, फाई की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आ गई,
π/2 यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में है, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रही है और एक साथ ही मिनिमम हो रही है जब हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ थर्ड केस इंडक्टर का, फिर मैं तीनों को आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी, आपको तब अच्छे से ज्यादा समझ जाएगा। तो नंबर 3 हमारा इंडक्टर का केस आता है। तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जब हमारा कोई खाली एक इंडक्टर ही कनेक्ट होता है। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ सर्किट इन विच अ इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द AC सोर्स ऑफ इंडक्टेंस L, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इंडक्टेंस कनेक्टेड है यानी ये क्या कर रहा है, हमारी चार्ज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंड्यूस EMF में। तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू आती है हमारी, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस L di/dt किसके इक्वल होता है, 0 के। इंड्यूस EMF, टोटल EMF में से इंड्यूस EMF माइनस करते हैं इक्वल टू 0 के आ जाता है। तो यहाँ से हम करंट I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो L di/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, di इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी, ठीक है, dt। अब हम इसको क्या करेंगे, I की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो कोई एप्सिलॉन नॉट अपॉन L हमारी कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो di को इंटीग्रेट करने पर क्या की वैल्यू I, एप्सिलॉन नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा वैल्यू आई, ठीक है। प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, उसको लिखो या मत लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा L, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। बट करंट की वैल्यू क्या होती है, साइन ओमेगा की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में होती है, साइन वेव का फंक्शन होता है इसका। तो ऐसे I की वैल्यू कितनी आएगी, हम यहाँ पे ना XL ओमेगा L को जो मान लेते हैं ना वो XL मान लेते हैं। सपोज ओमेगा L इज इक्वल्स टू XL, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्सएल, सॉरी एक्सएल। कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन फंक्शन के फॉर्म में, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये हो सकती है वैल्यू, नहीं हो सकती, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्सएल, ठीक है। यहाँ पे एक्सएल क्या है, एक्सएल भी हमारा इम्पीडेंस है विद इंडक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आई की वैल्यू थी, करंट जो था जो फ्लो हो रहा था AC सर्किट के अंदर, वो होता है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ पे फाई कितना है, 0। इस बार क्या है, I इज इक्वल्स टू एप साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस π/2 का आ जाता है और यहाँ पर माइनस π/2 है, यानी यहाँ पे भी फेज डिफरेंस तो आ रहा है हमारा π/2, बट एक डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, ये वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ मैक्सिमम है और एक साथ ही मिनिमम है। यानी जब हमारी करंट हाई होता है वोल्टेज भी हाई होती है, और अगर करंट ड्रॉप जाना शुरू हो जाता है तो वोल्टेज भी हमारी ड्रॉप जाती है। लेकिन जब हम इसके अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं AC सर्किट में, AC सोर्स के साथ जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है तो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जब वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, यानी अब अगर करंट 0 होगा तो भी वो क्या करेगा, सोर्स को चार्ज दे दे, सोर्स को फिर भी करंट दे देगा। तो इसमें क्या होता है कि जब करंट मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज मिनिमम हो जाती है, और जब वोल्टेज मिनिमम होती है तो करंट मैक्सिमम होता है। यानी कि वोल्टेज जो होती है ना, करंट जो होता है वो वोल्टेज से मैक्सिमम रहता है। जब करंट हमारा मैक्सिमम होगा तब हमारी वोल्टेज 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी इसके अंदर इस तरह से आएगा, देखो लीड करेगा, ये करंट को अपने से आगे रखेगा। जब हमारी वोल्टेज 0 है, सपोज ये हमारी वोल्टेज है, V इज इक्वल्स टू 0 वोल्टेज, यानी एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0 EMF। तो उस कंडीशन में जो हमारी वोल्टेज होगी ना वो हमारी मैक्सिमम से डाउन जा रही होगी,
ठीक है, तो इस तरह से होगा ये सर्किट। यहाँ पे क्या है, I इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारी वैल्यू, I नोट, सॉरी ये है हमारा करंट। तो जब हमारी वोल्टेज जीरो होगी करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ईएमएफ या फिर वोल्टेज जीरो होने पर क्या हो रहा है, करंट मैक्सिमम। अब ये कह रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यानी करंट क्या है, पाई बाय टू कम है वोल्टेज से, यानी जब हमारी वोल्टेज जीरो होगी तो करंट क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस पाई बाय टू, यानी वोल्टेज जीरो होने पर करंट मैक्सिमम था, और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज जीरो होने पर करंट नेगेटिव मिनिमम होता है। किस तरह से होता है, इस तरह से देखो, ये अगर हमारा करंट का सर्किट है, सपोज यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, ये हमारी क्या है वोल्टेज, ईएमएफ या फिर ईएमएफ इज, करंट हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव से बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा करंट आई। तो जब हमारी वोल्टेज जीरो होगी करंट क्या होगा, नेगेटिव, और जब हमारी इसमें क्या होगा कैपेसिटर के साथ, जब हमारी वोल्टेज जीरो होगी करंट हमारा पॉजिटिव होगा। तो इतना क्लियर है आपको कि किस तरह से हमारा फेज डिफरेंस होता है और क्या होता है। तो ये थे हमारे तीनों स्टार्टिंग सर्किट, जब हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। तो जब सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो आई जो होगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर होगा, जहां आर क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होता है। जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है तो ये होता है आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, जहां 1 अपॉन ओमेगा सी हमारी एक्सी इम्पीडेंस ऑफ सर्किट होता है। थर्ड कंडीशन में जब इंडक्टर करंट होता है, इंडक्टर कनेक्टेड होता है तो ओमेगा एल जो होता है वो एक्सएल, यानी इम्पीडेंस, इस बार जो इम्पीडेंस होगा वो होगा ओमेगा एल। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी तीन वैल्यूज आ गई। अब हम करते हैं सी आर सर्किट, यानी जब उसके अंदर क्या कनेक्ट होता है, कैपेसिटर भी कनेक्ट होता है और रेजिस्टर भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो सर्किट क्या होगा, नंबर 4 क्या है, सी आर सर्किट। लेट अस कंसिडर वी हैव अ सर्किट इन विच अ कैपेसिटर सी एंड अ रेजिस्टर आर आर कनेक्टेड विद द एसी सोर्स इन सीरीज। ठीक है, ठीक है, तो वापस वही कंडीशन आ जाती है। इस बार हमें क्या निकालना है, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू सी आर सर्किट के अंदर क्या होगी, देखो यहाँ पे सी भी है और आर, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है। अब देखो क्या होगा, कैपेसिटर की वजह से तो वैल्यू ये आएगी हमारी करंट की, और रेजिस्टेंस की वजह से ये आएगी। तो अब इसका इम्पीडेंस देखेंगे हम कितना होगा। रेजिस्टेंस की वजह से कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, जबकि कैपेसिटर की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव फेज डिफरेंस होगा। कैसे, रेजिस्टर, सपोज ये रेजिस्टर ऐसे जा रहा है, यानी यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी अपवर्ड लेके जाएगा। ठीक है, ये क्या है आर और ये क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे हमारा इम्पीडेंस क्या आएगा, ये ऐसे है ये ऐसे है, तो ये एक वेक्टर फॉर्म में है ना। तो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट जो ये क्या है हमारे, जब हमारा ये पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, जब हमारा टेल टू टेल कनेक्टेड है तो इससे निकलेगा, और ये क्या होगा, सपोज ये जेड है और जेड का फॉर्मूला यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से क्या आ रहा है हमारा फेज डिफरेंस भी। तो फेज डिफरेंस होने पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, फेज डिफरेंस क्या है हमारा 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो आई नोट की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नोट अपॉन आर, बट यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे है जेड, रिजल्टेंट इम्पीडेंस क्या है जेड। तो यहाँ पे इसलिए आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट अपॉन जेड। जेड की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, अब फाई की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, tan फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये इसका बेस यानी कि 1 अपॉन यानी कि एक्स सी, 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है हमारा एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन
आर। सिमिलरली हम नंबर 5 सर्किट के लिए निकाल लेंगे। कौन सा है हमारा नंबर 5 सर्किट? जब हमारे पास कौन सा सर्किट होता है? LR सर्किट, यानी रेजिस्टेंस और एल यानी क्या है हमारा? इंडक्टर कनेक्टेड होते हैं। तो किस तरह से होगा उसमें काम? ये आर है और ये एल है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट होंगे हमारे उसके साथ, एसी सोर्स के साथ। अब फिर वही कंडीशन आ जाती है। सिमिलरली आर की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस की वजह से हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, फेज चेंज, यानी रेजिस्टेंस की वजह से आर ये ऐसे जाएगा। लेकिन ओमेगा सी क्या कर रहा है? सॉरी, ओमेगा एल क्या कर रहा है? इसको ऑपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट, तो यानी कि क्या होगा? नेगेटिव। इस तरह से आ जाएगा ओमेगा एल, ठीक है, क्या है ये वैल्यू? ओमेगा एल। तो रिजल्टेंट क्या होगा? जेड ऐसे आएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? फाई। फेज डिफरेंस जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर स्क्वायर रूट। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सएल लिख सकते हैं। एक्सएल होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि ओमेगा एल कितना होता है? एक्सएल के इक्वल हम मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो आई नोट की वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन नोट अपॉन जेड। जेड क्या है इसका? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एंड tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी? वापस वही बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर ये और बेस ये। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ओमेगा एल, यानी एक्सएल अपॉन आर। ये हमारा एंगल आ गया tan फाई, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये सब आपको समझ आ गया कि कैसे हुआ है, किस तरह से हमारे फेज चेंज हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा LCR सर्किट, यानी अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों ही हो, तो उस तरह के सर्किट के अंदर हम किस तरह से अपना करंट फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो, वो भी बहुत इजी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर 5 कंडीशन, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सर्किट बनाएंगे। एल, सी और आर तीनों कनेक्ट है एक सीरीज में, एक एसी सोर्स के साथ, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है। LCR सर्किट है, तो यानी उसके अंदर एल भी होगा। अब आर क्या कर रहा है? उसके अंदर तो फेज डिफरेंस 0 है, सी के साथ फेज डिफरेंस +π/2 है, और आर के सॉरी एल के साथ फेज डिफरेंस हमारा -π/2 आ रहा है। तो यानी करंट पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है और 0 भी है, यानी आर। अगर ये हमारा आर है, तो एक बार तो इसकी वजह से, सी की वजह से क्या हो रहा है? पॉजिटिव 1/ओमेगा एल हो गया, या फिर हम लिख लेते हैं इसको XC, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? नेगेटिव XL की वजह से, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा हमारा? ये बीच वाला पार्ट, और बीच वाला पार्ट क्या है हमारा? तो ये आएगा यहाँ पे। इसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है? XC डिफरेंस XL। जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे, यानी कि 1/ओमेगा C डिफरेंस ओमेगा एल, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा? फाई। रिजल्टेंट ये कितना आ जाएगा? Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XC डिफरेंस XL स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट ही तो आ जाएगा, ये अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, तो जो इसका बीच वाला पार्ट है वो, उसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। तो अब इस कंडीशन में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आई नोट की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नोट अपॉन जेड, यानी आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी डिफरेंस ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको सीधा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया ये तो, ठीक है। और tan फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फेज डिफरेंस tan फाई
इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, ये वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी एक्स सी डिफरेंस एक्सएल अपॉन आर हो जाएगी, बेस इसका आर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आपको समझ आ गया एसी सर्किट किस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट्स होते हैं। जब हमारा रेजिस्टेंस होता है एसी सर्किट के अंदर तो हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस जीरो, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं। जब हमारा एसी सोर्स कनेक्ट होता है रेजिस्टर के साथ तो कैपेसिटर के साथ, तो यानी वो क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उस कंडीशन में जो हमारा इम्पीडेंस यानी हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1/ωc आएगा। और हमारा क्या होगा, फेज डिफरेंस π/2, यानी कि जब हमारी वोल्टेज जीरो होगी तो करंट हमारा पॉजिटिव होगा। और जब ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा कोई एसी सोर्स किसी इंडक्टर के साथ कनेक्ट होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। यानी तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इम्पीडेंस आ जाता है हमारा एक्सएल यानी कि ωL आ जाता है इम्पीडेंस उस कंडीशन में। और फेज डिफरेंस कितना आ जाता है, -π/2, यानी कि अगर हमारी वोल्टेज जीरो है तो करंट क्या है, नेगेटिव है उस टाइम पे। जिस टाइम वोल्टेज जीरो है उस टाइम करंट नेगेटिव है। यहाँ पे कोई पावर डिस्पैच नहीं होती है, यानी कि कोई हीट नहीं निकलती है, सिर्फ एनर्जी स्टोर होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूसली हमारा करंट फ्लो होता रहता है। जैसे कि वो एनर्जी स्टोर कर लेता है हमारा कैपेसिटर, तो वो क्या करता है, जब हमारा करंट जीरो होता है, वोल्टेज जीरो होती है, तो उस कंडीशन में वो सर्किट को करंट प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अब इसी पर बेसिस फिर हम बनाते हैं सीआर सर्किट। सीआर सर्किट यानी कि जब हमारा रेजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर एक कनेक्टेड होते हैं एसी सोर्स के साथ, तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट फ्लो होता है क्या करता है, वो रेजिस्टर हीट प्रोड्यूस करता है और कैपेसिटर उसमें एनर्जी स्टोर करता है, यानी π/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो उसके लिए नंबर 4 कंडीशन के लिए हमारी आई की जो वैल्यू आ जाती है वो ये आ जाती है। ठीक है, और फेज डिफरेंस जो आता है वो आता है XC/R। नंबर 5 जब हमारा LR होता है, यानी इंडक्टर और रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जो करंट फ्लो होता है वो तो होता है ε0/R² + ω² L² स्क्वायर रूट। और जो फेज डिफरेंस आएगा वो ये आ जाता है tan इनवर्स XL/R। जब हमारी तीनों ही चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं एसी सर्किट के साथ, तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू ये आ जाती है और फेज डिफरेंस हमारा ये आ जाता है XC डिफरेंस XL, यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे। अब एक कंडीशन ये आती है, अगर हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो, यानी कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में आई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ε0/XC डिफरेंस XL। बट XC = XL हो अगर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, जीरो वैल्यू हो जाएगी, यानी उस कंडीशन में आई नोट जो होगा वो हो जाएगा ε0/0। ठीक है, तो अब क्या होगा ध्यान से समझना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं LC ऑक्सीलेशन, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर ऑक्सीलेशन। उसमें क्या होता है देखो ध्यान से समझना, जब हमारा अब हमारा यहाँ रेजिस्टर कोई भी नहीं है, सिर्फ क्या बचा है, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है, और इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। इनिशियली हम मानते हैं जितना भी करंट था वो सारा हमारा कैपेसिटर के अंदर चला जाता है, सारी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। उस कंडीशन में इंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट जीरो होगा। बट कैपेसिटर क्या करता है, करंट को थोड़े ही टाइम के लिए स्टोर करता है, उसके बाद ये उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही इसमें से एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर के अंदर वो निकलनी स्टार्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो क्या करेगा, एल क्या करता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर देता है उसकी वजह से। तो ये क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा और एनर्जी हमारे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे हमारे कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज होगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और पूरी एनर्जी थोड़ी टाइम बाद एल के अंदर यानी इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर में क्या हो जाएगी, जीरो एनर्जी हो जाएगी। अब क्या होगा, इंडक्टर भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करेगा ना, उसके बाद ये भी एनर्जी को रिलीज कर देगा।
तो जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो क्या होगा, इस बार हमारा रिवर्स प्रोसेस होगा, यानी ये एनर्जी, ये करंट दोबारा से हमारे कैपेसिटर के अंदर जाएगा। बट इस बार क्या होगा, पहले तो ये ऐसे गया था, इस बार ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स होगा इस बार। तो क्या होगा, इस बार रिवर्स कंडीशन में हमारा करंट इसके अंदर स्टोर होगा, चार्ज इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी और फिर वापस ये एनर्जी को रिलीज करेगा और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। यानी कि हमारा जो करंट है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में कंटिन्यूसली ऑक्सिलेट होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑक्सिलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा एलसी सर्किट के अंदर कंटिन्यूसली ऑक्सिलेशन होता रहता है, करंट ऑक्सिलेट करता रहता है और क्या होता है, साइन वेव की फॉर्म में ऑक्सिलेट होता रहता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने सारे ही सर्किट्स को आपको एक साथ क्लियर करा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।